आपने अभी ना एक टर्म मेंशन किया था डोंकी रूट। तो बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता कि डोंकी रूट होता क्या है। एक तरीका होता है एक नंबर से जाने का। एक तरीका होता है दो नंबर से जाने का। ये ऐसा दो नंबर है जो आपको बुरे तरीके से फंसा सकता है। इनमें क्या होता था कि इंडिया से ही आपको ताबूत में बंद किया, भेज दिया। ताबूत में? और लेकिन मेजोरिटी ऑफ द पीपल रास्ते में ही मर जाते। बल्कि रूट के ऊपर आप थोड़ा सा रिसर्च करो तो आपको पता चलेगा कि यूएस के जाने वाले जो जंगल है वहाँ पर आपको 50 ऐसी चीज़ें मिलेगी, लोगों की हड्डियाँ, कपड़े। कुछ समय पहले ऐसा हुआ कि कुछ पेरेंट्स हमारे पास आए कि जी हमारे बच्चे जो है पंजाब में किसी रंग की रूट से चले गए और इट्स बीन 4 months का हमें पता नहीं चली। कुछ जो एम्प्लॉयर्स होते हैं ना, वो फॉरेन वर्कर्स को बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करते हैं। तो क्या स्कैम चल रहा है वर्क वीज़ा को लेके? कैंडिडेट्स वहाँ गए और वहाँ जाने के बाद उनको जो है कंपनी नहीं मिली। आप गूगल पे वेरीफाई कर रहे हो, आपको गूगल पे दिख रही है। आप जब वहाँ गए उसकी गूगल प्रोफाइल भी डिलीटेड है, उसका कोई लोकेशन भी नहीं है, खाली लैंड है, जिसको हम हमारे इंडिया के अंदर सूटकेस कंपनी भी बोलते हैं। आजकल क्या है कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ है ना, फेक भी हो चुकी है। जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के एडमिशन को लेके झोल करती है, उनको ऑफर तो कर देती है, बाद में पता चलता है उनका वीज़ा कैंसिल हो गया, वो यूनिवर्सिटी फेक निकली। बट भाई जैसे वर्क वीज़ा अप्लाई करने के लिए क्या किसी कैंडिडेट के पास जॉब ऑफर लेटर लेटर होना ज़रूरी है? भाई कुछ ऐसी कॉमन मिस्टेक्स बताओ, चाहे वो स्टूडेंट्स हो या वर्किंग प्रोफेशनल हो, जो वीज़ा अप्लाई करते वक्त करते हैं, जिनकी वजह से उनके वीज़ा रिजेक्शन चांसेस बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों आज के पॉडकास्ट में हमारे जो गेस्ट होने वाले हैं, वो है एक वीजा एप्लीकेशन एक्सपर्ट। बहुत सारे लोगों का सपना होता है कि हम बाहर जाए, अब्रॉड जाके सेटल हो जाए, या स्टूडेंट का सपना होता है कि बाहर की यूनिवर्सिटीज में जाके पढ़ाई करे। लेकिन उनका सबसे बड़ा सवाल ये रहता है कि वीजा कैसे अप्लाई करे, कौन से वीजाज होते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन उसकी नीडेड रहती है, और कैसे अपने वीजा अप्रूवल के चांसेस को बढ़ाए। और आजकल काफी ज्यादा इलीगल तरीके से भी लोग अब्रॉड जाने की कोशिश करते हैं, जो कि बहुत गलत है। उसको बोलते हैं डोंकी रूट। तो आज ऐसे कुछ सवालों के जवाब आज हम उनसे पूछेंगे एंड आपके सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। पर आज के गेस्ट को बुलाने से पहले आप हमारे चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप जब चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो हमारा चैनल ग्रो होगा, और हमारा चैनल ग्रो होगा तो हम और भी बेहतर और भी बढ़िया आपके लिए गेस्ट बुला सकेंगे, और आपको और भी बेहतर वैल्यू प्रोवाइड कर सकेंगे। तो चलो बिना किसी देरी के बुलाते हैं हमारे आज के गेस्ट को। हरप्रीत भाई, स्वागत है आपका निखिल पोर्ट शो के नए एपिसोड पे। सबसे पहले नमस्कार भाई, कैसे हो आप? नमस्कार भाई, बिल्कुल बढ़िया। आप कैसे? मैं भी एकदम बढ़िया भाई। एक बार थोड़ा सा आप बता दीजिए, अपना इंट्रो एक हल्का सा दे दीजिए, जिससे ऑडियंस को पता चल जाए कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन का क्या नाम है और आप कहाँ पे सिचुएटेड हो। हमारी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है हनीत इनोवेशंस प्राइवेट लिमिटेड और हम हम्म, लोग नेहरू प्लेस न्यू दिल्ली के अंदर लोकेटेड है। एंड हम्म, हमारा बेसिकली जो बिजनेस है वो इमिग्रेशन और ट्रैवल टूरिज्म से रिलेटेड है। ठीक है, हम लोग वर्क वीज़ाज, स्टडी वीज़ाज, परमानेंट रेसिडेंसी और अपना ट्रैवल और ये विजिट वीज़ाज, हॉलीडे पैकेजेस, टिकट बुकिंग वगैरह, ये हम्म, एवरीथिंग रिलेटेड टू इमिग्रेशन एंड ट्रैवल टूरिज्म, ये हम लोग हैंडल हम्म। करते हैं। तो भाई जैसे जनरली ज्यादातर लोगों को जो इंटरेस्टेड रहते हैं वीजा में, वो ज्यादातर रहते हैं वर्किंग प्रोफेशनल वाले हाँ, और स्टूडेंट्स वाले। तो आज के पॉडकास्ट का सेगमेंट थोड़ा ऐसा अपन डिवाइड कर लेते हैं कि थोड़ा पहले वर्किंग प्रोफेशनल्स के बारे में बात कर लेंगे, उसके बाद स्टूडेंट वीजाज के बारे में बात करेंगे। डन डन डन। तो भाई सबसे पहले बताइए कि कौन कौन से वीजाज आप वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए लगाते हो? देखिए, वर्क वीज़ास बेसिकली इसके अंदर कोई ऐसा जो कैटेगरीज़ नहीं है। लेकिन हाँ, हम इसको 2 तरीके से हम डिवाइड कर सकते हैं कि हम स्किल्ड वर्कर्स को ले सकते हैं, दूसरी तरफ हम ट्रेड वर्कर्स को ले सकते हैं, और दोनों ही कैटेगरीज़ को हम डील करते हैं। हम्म। जैसे ट्रेड वर्कर्स है, तो ट्रेड वर्कर्स के लिए ज़्यादातर जो है वो गल्फ़ का रीज़न ज़्यादा लोग प्रेफ़र करते हैं, ठीक है? लेबर लोग जो रहती है, ट्रेड वर्कर्स वही हाँ, होते हैं। क्योंकि हम्म, समय कम होता है, फ़ी हम्म, स्ट्रक्चर्स कम होते हैं। ठीक है, तो इसलिए लोग ज़्यादातर जो अनस्किल्ड पीपल हैं, वो गल्फ के लिए ही ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं। जो लोग स्किल्ड हम्म, हैं, उनके लिए हम्म, काफ़ी और ऑप्शंस फ़िलहाल है। ऑस्ट्रेलिया हम्म, है, न्यूज़ीलैंड है, यूके है, अपना हम्म, एंटायर यूरोप है। बट हाँ, अभी अगर हम पिछले तरीके से देखें या पिछले कुछ सालों में देखें, तो काफ़ी लोग कनाडा की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड थे कि कनाडा जाना, हम्म, बट ड्यू टू द प्रेज़ेंट सिचुएशंस और वहाँ पर जो भी चीज़ें डिस्प्यूट्स वगैरह जो चल हम्म, रहे हैं, उस वजह से लोग कनाडा जाना फ़िलहाल अवॉइड कर। तो आपके पास ज़्यादातर लोग ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड और यूके के हाँ, लिए वीज़ा के लिए आते हैं। हाँ, हम लोग मेजरली हुँ, जो अभी अभी फ़िलहाल के तौर पे अगर मैं बात करूँ, तो हम लोग मेजरली यूरोप और ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड, इनको ज़्यादा डील कर रहे हैं। हुँ। और वहाँ की गवर्नमेंट भी बुला रही है ज़्यादा इमिग्रेंट्स को, वहाँ पे वेलकमिंग हाँ, है। ज़्यादा बुला रही है, क्योंकि हुँ, क्या होता था ना कि पहले
अगर हम देखें जनरली इस चीज़ को कि 2017-18 में 19 में इस समय ये समय वो था जहाँ पे कनाडा ज़्यादा चलता था। हर हाँ, हाँ, हाँ। दूसरे बंदे की प्रेफ़रेंस होती थी कि उसको कनाडा ही जाना है, चाहे वो पीएफ पे जाए, चाहे वो स्टडी पे जाए या वर्क पे जाए। बट अब जो हुँ, सिचुएशंस हो गई है हुँ, कनाडा के हुँ, अंदर, उसका फ़ायदा फिर बाकी देश अब उठा रहे हैं क्योंकि अब बाकी देश अपने इमिग्रेशन को ऊपर लेके जा रहे हैं कि चलो हुँ, हुँ। वहाँ का अब ज़्यादा लोग नहीं जा पा रहे तो हम लोग कैंडिडेट्स को ले लें, स्किल्ड वर्कर्स को ले सही लें। सही बात है। तो भाई लेकिन है ना बहुत सारे लोग है ना मतलब पहले तो आप एक चीज़ ये बताओ कि वीज़ा एप्लीकेशन किसी एजेंट के थ्रू ही लगाया जा सकता है या खुद से भी लगा सकते हैं? यार देखिए मैं देखो ऐसा हुँ, कुछ कोई रॉकेट साइंस नहीं है जो हम लोग करते हुँ, हो, ठीक हुँ, है? कोई भी ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट एप्लीकेशन नहीं है, ठीक है? कि सिर्फ़ कोई आप कंसल्टेंट के थ्रू ही फ़ाइल कर सकते हो, खुद फ़ाइल नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत लोग हैं जो खुद फ़ाइल करते हैं। कंसल्टेंट के पास जाना एक अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो उन लोगों के लिए ज़्यादा प्रेफ़रेंस होता है कि जिनके पास समय की कमी है, कि जिनके पास इतना समय नहीं है कि वो अपनी एप्लीकेशन पे टाइम दे पाएँ। तो वो एक प्रोफ़ेशनल को हुँ, हायर करते हैं ताकि जो उसके डॉक्यूमेंटेशन का और बाकी चीज़ों का ध्यान रख सके। उसके अलावा अगर हम देखें तो जहाँ तक फाइलिंग की बात है, फाइलिंग में ऐसा कुछ मेजर नहीं है। हाँ, अगर हम पर्टिकुलर वर्क वीज़ाज़ की बात करें, वर्क वीज़ाज़ में हर किसी की प्रेफ़रेंस होती है कि आप एक कंसल्टेंट के थ्रू जाएँ क्योंकि वर्क वीज़ाज़ के अंदर क्या होता है, दूसरी कंपनी से टाई अप होना या दूसरी कंपनी के साथ में जुड़े हुए होना, ये थोड़ा-सा एक काम आता है। अदरवाइज़ कई लोग ऐसे भी मैंने अपने करियर के अंदर देखे हैं, जो लोग खुद कंपनीज़ को रीच आउट करते हैं, कंपनीज़ उनको बुला लेती, ठीक है? ठीक है, अगर किसी कैंडिडेट की एप्लीकेशन अच्छी लगती है बट ज़्यादातर अगर मेजॉरिटी हम देखें तो वो फिर वही होता है कि वो कंसल्टेंट के थ्रू जाता है जो वर्क वीज़ाज़ भी स्टडी वीज़ाज़ में तो लोग खुद भी फाइल कर लेते हैं, ऐसी कोई टेंशन वाली चीज़ नहीं है। हुँ, हुँ, हुँ। बट भाई जैसे वर्क वीज़ा अप्लाई करने के लिए क्या किसी कैंडिडेट के पास जॉब ऑफर लेटर होना ज़रूरी है? हाँ, मैंडेटरी। कि जैसे क कुछ लोग होते हैं जैसे मैंने सुना है कि कनाडा में लोग क्या होता है कि पहले टेम्परेरी वीज़ा या ऐसा कुछ लेके चले जाते हैं, फिर वहाँ पे वर्क ढूँढते हैं। देखिए विज़िट वीज़ा लोग लेते हैं और कई लोग कई सारी कंट्रीज़ में ऐसा है कि विज़िट वीज़ा पे लोग चले जाते हैं और वहाँ जाके जॉब ढूँढते हैं या वो जॉब वगैरह अरेंज करते हैं वहाँ पर जा कर के। कुछ कंट्रीज़ के अंदर ये लीगल है और कुछ कंट्रीज़ के अंदर इल्लीगल है, ठीक है? कुछ कंट्रीज़ इसके लिए आपको परमिट करेगी, कोई टेंशन नहीं है, आप जाइए विज़िट वीज़ा पे जाइए, आप जॉब ढूँढिए। जैसे अगर मैं जनरल कैटेगरी की बात करता हूँ, जर्मनी एक जॉब सीकर वीज़ा देता है, ठीक है? जिसकी ड्यूरेशन 6 महीने की हो। आपको 6 महीने के लिए एक वीज़ा प्रोवाइड करेगा जॉब सीकर्स। आप वहाँ जाइए, आप जॉब ढूँढिए, अगर आपको जॉब मिल जाती है तो वो ऑटोमेटिकली आपको कन्वर्ट करते हैं, ठीक है? आपको वर्क वीज़ा में कन्वर्ट कर दें। तो ये भी एक ऑप्शन है। लेकिन पार्टिकुलरली विज़िट वीज़ा पर जाकर के जॉब ढूँढना, ये मेरी नॉलेज में ये गलत है। क्योंकि आपको हुँ, विज़िट वीज़ा में आप गवर्नमेंट को सैटिस्फैक्शन ये दे रहे हो कि जी आप घूमने जा रहे हैं। आप सही बात है। फलाने किसी इंसान से मिलने जा रहे हो, आप वापस आ जाओगे इतने दिन बाद। लेकिन अगर आप हुँ, वो वापस नहीं आ रहे, आप वहाँ पे छुप के रह रहे हो या छुप के आप ये सारी चीज़ें कर रहे हो, इंटरव्यू दे रहे हो वगैरह हो, तो वो गलत है। वो हुँ, गवर्नमेंट हुँ, के रिकॉर्ड्स के हिसाब से गलत है। हुँ, ये है। बाकी अगर आप कोई कैंडिडेट ऐसा है जो विजिट वीज़ा पे जा रहा है और उसको चाहिए कि भाई हाँ, जॉब वगैरह मैनेज हो जाए तो या तो उसका कोई लॉयर या उसका कोई लीगल पैरल वहाँ पर मौजूद पहले से होना चाहिए, हुँ, जो उसके लिए ये सारी चीज़ें अरेंज कर दे या एटलीस्ट कोई ऐसा बंदा या ऐसा कोई उसका जानने वाला जिसका कोई अपना बिज़नेस हो हुँ, हुँ, और वो वहाँ पर लोकेटेड हो। हुँ, तो ये चीज़ें समझ में आती है। लेकिन एक फ्रेशर कैंडिडेट जो बिल्कुल फ्रेशर है, उसका कोई सोर्स नहीं है, कोई लिंक नहीं है वहाँ पर और उसके बाद वो विजिट वीज़ा पे जाके जॉब ढूँढ रहा है तो वो रिस्की। हुँ, हुँ। लेकिन भाई सबसे मेन बात है जैसे आपने बोला कि कोई रॉकेट साइंस नहीं है वीज़ा एप्लीकेशन लगाना। हुँ, लेकिन कैंडिडेट के मन में क्या रहता है कि उनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है डॉक्यूमेंटेशन में। कि हाँ। डॉक्यूमेंटेशन क्या होने चाहिए, कैसे लगाने चाहिए? तो आप एक बार थोड़ा डिटेल में बताओ कि वर्क वीज़ा लगाने के लिए पर्टिकुलर जैसे आपने जो 2-3 कंट्री बताई, उनमें क्या-क्या हुँ। डॉक्यूमेंटेशन तो मैंडेटरी है ही है? बेसिक डॉक्यूमेंटेशन होता है। हुँ, कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है जो कैंडिडेट को बहुत ही मुश्किल से अरेंज होगा या कुछ बेसिक डॉक्यूमेंटेशन, हुँ, रिज़्यूमे, एजुकेशन डॉक्यूमेंट, एम्प्लॉयमेंट डॉक्यूमेंट, हुँ, ठीक है? आपका पासपोर्ट, डिजिटल फोटोग्राफ, आपका कई कई कंट्रीज़ के अंदर फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो फंड्स के डॉक्यूमेंट्स होते हैं। कई कंट्रीज़ के अंदर आपका जो है वो रेलेवेंसी माँगते हैं कि आपका यहाँ पर कोई स्टडी या यहाँ का कोई एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए, हुँ, उसके रिलेवेंट डॉक्यूमेंटेशन होते हैं। हुँ,
बहुत कॉमन डॉक्यूमेंट है, हुँ। ऐसा कुछ भी नहीं है कि कैंडिडेट्स को किसी डॉक्यूमेंट को अरेंज करना ही मुश्किल होगी। और प्रॉपर डॉक्यूमेंट की चेकलिस्ट है, वो हर गवर्नमेंट की वेबसाइट पे मेंशन्ड है। जैसे भाई कुछ फॉर्म्स वगैरह भी होते हैं अलग से जो इन बेसिक डॉक्यूमेंट्स के अलावा भी होते हैं, वो कौन से फॉर्म वगैरह होते हैं हुँ। जो फिल करने होते हैं? वो डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है। देखिए, यूजुअली अगर मैं आज की डेट की बात करूँ तो 90% ऑफ द कंपनीज़ जो वर्क वीज़ाज़ पे काम कर रही हैं, या अगर मैं 90% ऑफ द कंट्रीज़ की बात करूँ, जो वर्क वीज़ा के लिए अलाउ करती है, उन सबका अब ऑनलाइन प्रोसीजर हो चुका है। तो फॉर्म्स वगैरह सब कुछ डिजिटल हो चुका है। आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल कर हुँ, सकते हैं। हुँ। कुछ बेसिक सवालों के जवाब देने हैं, हुँ, ठीक है? आपकी एलिजिबिलिटी को मैच करके कुछ सवालों के जवाब देने हैं। उसके बाद आपका जो-जो इन्फॉर्मेशन आपके डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने स्टडी कहाँ से करी, कितने समय से करी, कौन से सन से कौन से सन तक करी, ये सारी चीज़ें आपको उसमें मेंशन हुँ, करनी हुँ। होती है वो फॉर्म्स में। और इसके अलावा ऐसा कुछ नहीं होता कि वो कोई फॉर्म में कोई क्रूशियल इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है जिसके लिए आपको मुश्किल हो, या कोई आपको उसके लिए भागा-दौड़ी करनी हुँ, पड़े। हुँ। ऐसा जनरली कुछ नहीं होता। ओके। कॉमन फॉर्म होता है, बेसिक इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है हुँ, उसके हुँ। ऊपर। वहीं आपने एक और चीज़ अभी मेंशन करी डॉक्यूमेंटेशन में कि फंड्स ज़रूरी होते हैं। तो कितने मिनिमम फंड इतना तो होना ही चाहिए आपके बैंक अकाउंट में? देखिए, यूजुअली वर्क वीज़ाज़ के अंदर जहाँ पे 2 तरीके की जॉब्स होती है वर्क वीज़ाज़ में। वर्क वीज़ा में एक होती है कि हम कंसल्टेंट्स जॉब्स को परचेज़ करते हैं, ठीक है? या हमारे जो लीग्स हैं हम उनके थ्रू वो काम करते हैं, तो उन जगहों पे फंड्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ओके। ठीक है? हमें कोई ऐसे डॉक्यूमेंटेशन नहीं दिखाना पड़ता। लेकिन जो कैंडिडेट अपनी तरफ से जा रहा हुँ, है, हुँ। अपनी हुँ, हुँ। खुद खुद से से सब कुछ करके जा रहा है, तो उसको फंड रिक्वायरमेंट होगा। और कितना? देखिए, मिनिमम टू मिनिमम आप 7 से 8 लाख रुपए लेके जाओ कितना मिनिमम? फॉर, हाँ, फॉर सेफ्टी। क्योंकि देखिए उस देश के खर्चे आपको नहीं हुँ, पता, हुँ। उस देश का लिविंग स्टाइल आपको नहीं पता, हुँ, लिविंग एक्सपेंस आपको नहीं पता, हुँ। ठीक है? अगर आपके पास पैसा होगा वो आप ही की सिक्योरिटी में, आपकी सेफ्टी में काम हुँ, आएगा। हुँ, हुँ। ये चीज़ है। बाकी जो जो भी कंसल्टेंट्स के थ्रू लोग जो जा रहे हैं इन कंट्रीज़ में, जैसे यूरोप है, गल्फ है, तो यहाँ पर फंड्स की इतनी कोई मेजर रिक्वायरमेंट नहीं होती। और ऑल्दो वो हमारे अपने लीग्स के थ्रू होते हैं, तो वो उसमें फंड की रिक्वायरमेंट इसलिए भी नहीं होती क्योंकि हमें डे 1 से ही कन्फर्म होता है कि कैंडिडेट को अकोमोडेशन मिलेगा, फूड मिलेगा। ये सब हमें डे 1 से कन्फर्म्ड होता है। तो इसलिए उसको फंड की रिक्वायरमेंट पड़ती भी नहीं। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन जहाँ पे ऐसा है कि कैंडिडेट्स अपने आप कर रहे हैं फाइलिंग वगैरह, उस केस में वो फंड रखें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उस केस में स्पॉन्सरशिप नहीं मिल। हुँ, हुँ, हुँ। भाई एक और चीज़ है कि जनरली आम लोगों को आपका तो जैसे वर्क है, आपका ये रेगुलर वर्क है, तो आपको तो पता रहता है कि कौन-सी कंट्री में कौन-कौन से वीज़ाज़ हैं। जनरली लोगों को ये सब चीज़ें नहीं पता होती है। तो इसका प्रॉपर फाइंड आउट करने का क्या वे है कि इस कंट्री का ये वीज़ा होता है? देखिए भाई, इसमें सबसे सिंपल तरीका ये है कि कोई भी कस्टमर है या कोई भी क्लाइंट है, सबसे पहले उसको पता होना चाहिए कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है? लोग हमारे इंडिया में क्या है ना, हमारे इंडिया में लोग भेड़-चाल में ज़्यादा बिलीव करते हैं हुँ, कि सामने वाला ये कर रहा है जी, मैं भी यही सही करूँगा। बात है। सामने वाला जी इस रास्ते से गया था, मैं भी इस रास्ते से जाऊँगा। जैसे कई बार होता है ना, हुँ, पंजाब और राजस्थान में तो बहुत कॉमन है हुँ, कि भई मेरा ये भाई चंकी रूट से गया, मैं भी इसी रूट से जाऊँगा। हुँ, 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 ठीक है? तो ये हमारे इंडिया में ना ये भेड़-चाल बहुत ज़्यादा है कि भाई हमारा ये भाई इसने ये वाला तरीका किया है, मैं भी ये वाला तरीका करूँगा। इसने ये बिज़नेस खोला है, मैं भी ये बिज़नेस खोलूँगा। ये चीज़ है। लेकिन अगर हम एक सेपरेट तरीके से एक सही तरीके को देखें, तो कैंडिडेट को पहले उसकी रिक्वायरमेंट समझनी चाहिए कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। उसको जॉब चाहिए, या उसको परमानेंटली वहाँ सेटल होना है, ओह! या उसको सब कुछ समय बिता कर के वहाँ से वापस आना है, या उसको वहाँ जाकर के काम के साथ-साथ स्टडी भी करनी हुँ, है। हुँ, ये सारी चीज़ें उसको थोड़ा-सा चेक करने वाली होती है। अगर कोई ये रिक्वायरमेंट समझ जाता है कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है एक्चुअल में, कि भाई उसको फॉर एग्ज़ाम्पल कोई कैंडिडेट है जिसको फिक्स है कि हुँ, भाई हाँ, मुझे 2 साल 3 साल काम करना है, उसके बाद मुझे परमानेंटली वहीं सेटल होना है। हुँ, तो वो फिर वर्क वीज़ा का रूप ले। हुँ, 2 साल 3 साल वहाँ पे काम करे, देन रेसिडेंस परमिट अप्लाई कर ले या पीआर अप्लाई कर ले। ठीक है? वहाँ पे उसको परमानेंट रेसिडेंसी मिल जाएगी। बट अदर कोई कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो स्टडी वीज़ा पे जा रहे हैं, तो स्टडी वीज़ा में तो सिंपल सा रूल है। आप स्टडी कर रहे हो, कुछ कंट्रीज़ आपको उसके साथ में पार्ट टाइम वर्क का राइट देती कि आप पार्ट टाइम जो है अपना काम कर सकते हो, जॉब कर सकते हो। आप वो जॉब वगैरह कर रहे हो, ठीक है? अब आप उस जॉब के साथ में कई बार होता है कि वो जो अब लोगों को क्या कन्फ्यूजन होता है कि स्टडी के साथ जो पार्ट टाइम आप काम कर रहे हो, उसके नंबर पूरे लगेंगे, ऐसा नहीं होता। पार्ट टाइम स्पेस के नंबर पार्ट टाइम के ही लगेगी। आपने 2 साल काम किया तो उसका 1 साल का पॉइंट ऐड होएगा, ठीक है? तो ये है कि रिक्वायरमेंट आपकी समझने वाली चीज़ है कि रिक्वायरमेंट आपकी क्या है? आपकी ज़रूरत के हिसाब से आपको प्रोडक्ट मिल सकता है।
अब आपको आपकी ज़रूरत ही नहीं पता और आप मार्केट में घूम रहे हो कि आपकी ज़रूरत का कोई सामने वाला बंदा आपको दे दे, तो वो पॉसिबल नहीं है। सही बात है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताता हूँ, जैसे मान लो कोई कैंडिडेट है जो लेबर है या कुछ वो टेक्निकल काम करता है, ठीक है? अब उसको लगता है कि यार उसको 1 साल के लिए या 2 साल के लिए सिर्फ़ काम करने हुँ, जाना है, हुँ, काम करके वापस उस आना हुँ, है। तो अब ये कंट्रीज़ कौन कौन-सी हैं जो लेबर में अच्छी सैलरी दे सकती है? गल्फ़ है, हुँ, दुबई। ठीक है? यूरोप की कुछ रीजन्स हैं, हुँ, ठीक है? या अपना यूके है, हुँ, जो उसको अच्छी सैलरी इन चीज़ों में दे सकता है। हुँ, तो जब उसको रिक्वायरमेंट समझ में आ जाएगी ना, तो उसको कंट्री भी अपने आप समझ में आ जाएगी। या इवेंचुअली वो ये भी कर सकता है कि अगर अपनी रिक्वायरमेंट वो समझ हुँ, जाता है हुँ, कि जी मुझे वर्क वीज़ा की रिक्वायरमेंट है, मुझे स्टडी वीज़ा की रिक्वायरमेंट है, तो वो कंसल्टेंट के पास आए, कंसल्टेंट उसको गाइड करेगा कि उसके लिए बेस्ट कंट्री कौन-सी, हुँ, उसके ना कोई पैसे नहीं चार्ज हो रहे। हुँ। बट भाई आपने अभी ना जब सवाल का जवाब दे रहे थे, तो एक टर्म मेंशन किया था डोंकी रूट। तो बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता कि डोंकी रूट जी, होता क्या है? तो एक बार आप थोड़ा इसको डिटेल में एक्सप्लेन करो। भाई देखो डिटेल में भी इसको कर देता हूँ और सिंपल लैंग्वेज में भी कर देता हूँ ताकि ज़्यादातर लोगों को समझ में आता है। हुँ, हाँ, हाँ। एक एक तरीका होता है 1 नंबर से जाने का, हुँ, एक तरीका होता है 2 नंबर से जाने का, हुँ, ये 2 नंबर है। ओके। और इल्लीगल ये ऐसा 2 नंबर है जो आपको बुरे तरीके से फँसा सकता है, जैसे? ठीक है? आपको सही तरीके से कई कुछ लोग होते हैं जो सही तरीके से पहुँच भी जाते हैं, ऐसा नहीं है कि लोग पहुँचते नहीं हैं, हुँ। कुछ लोग हैं जो सही तरीके से पहुँच जाते और लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द पीपल रास्ते में ही मर जाते। भाई थोड़ा-सा इसको डिटेल में एक्सप्लेन करो कि क्या रहता है, रूट क्या होता है और उसको ये जो रूट है, हुँ, ये 2 जगहों पे ज़्यादा चलता है, यूएस और यूके, हुँ, 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 ठीक है? यूएस वाला जो रास्ता है, वो जंगल, नदियों के बीचों से होता हुआ जाता है। यूके वाला जो रास्ता है वो ईरान बॉर्डर्स वगैरह को क्रॉस करते हुए वहां से पानी के रास्ते होते हुए यूएस पहुंचता है या यूके पहुंचता है, ठीक है? ये इस तरीके से काम करता है। अब इन रूट्स के अंदर क्या होता है, आजकल तो खैर काफी लोगों के या कंसल्टेंट्स के आप कह लो कि जुगाड़ हो गए हैं, बट पहले इनमें क्या होता था कि इंडिया से ही आपको ताबूत में बंद किया, हुँ, हुँ। भेज दिया, ताबूत में? ठीक है? गद्दों के अंदर, ताबूत में आपको गद्दों के अंदर पैक किया, भेज दिया शिप्स के जरिए, हुँ, हुँ। तो ठीक है? पता नहीं लगने देते थे कि आप इस जगह पे कोई इंसान अवेलेबल, ऐसी-ऐसी चीज़ें और होती मतलब थी। ये एजेंट के थ्रू होता है मतलब खुद से नहीं जा रहे लोग? नहीं, 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 आप डबकी रूट आप खुद से नहीं ले सकते। ओके। आपके पास कोई ना कोई एजेंट होना चाहिए। उसका भी रीज़न क्या है कि जो भी एजेंट आपको हुँ, भेजेगा, हुँ। ठीक है? वो आगे उसके 50 एजेंट्स बैठे हुए, ओके। जो आपको वहाँ रिसीव करेंगे, जो आपको पानी का रास्ता निकलवाएँगे, जो आपको आर्मी से बचाएँगे या जो आपको पूरा गाइड करेंगे कि कहाँ से आपको कैसे जाना हुँ, है। हुँ। कॉन्टैक्ट्स आपको देंगे, खाना-पीना आपका अरेंज करेंगे क्योंकि आप विदाउट पासपोर्ट जा रहे सही हो, बात है। ठीक है? आपके पास वो आपको इंडिया का पासपोर्ट लेके नहीं जा रहे हो हुँ, या आप इंडिया का पासपोर्ट अगर लेके जाते हो तो वो रास्ते नहीं फाड़ के फेंक देंगे उसे। हुँ। तो आप उस देश में जो जा रहे हो, आप किसी नागरिकता के साथ जा ही नहीं रहे, सीधी-सी चीज़ है। इवेंचुअली आप जब उस देश पहुँचोगे, अगर पहुँच गए, वैसे तो चांस बहुत कम होते हैं बट अगर पहुँच गए उस देश में, तो इवेंचुअली आपको जज के सामने ही प्रूव करना पड़ता है कि हाँ जी, मेरे को मेरे देश में सरकार से खतरा है, ओके। ठीक है? हुँ, हुँ। तो मैं यहाँ आया हुँ, हूँ। हुँ। और अगर आपने ये बात बोल दी, तो ज़िंदगी भर आप अपने देश वापस नहीं आ सकते। चाहे आप वहाँ के सिटीज़न बन जाओ, चाहे आप वहाँ के पीआर होल्डर बन जाओ, आप इंडिया वापस नहीं आ सकते। जिस दिन आप इंडिया वापस सही आए और अगले दिन यूके या यूएस वापस गए, उसी दिन आपको उठा के अंदर डाल दिया जाएगा या आप पे एक्शन लिए जाए हुँ, हुँ। कि जी आपको तो अपने देश में खतरा था, आप कैसे रहे? हुँ, सही बात है। ये चीज़। तो ये रूट बहुत खतरनाक है। लोगों को ये समझना होगा कि जो भी कंसल्टेंट उसको इस रूट के लिए गाइड कर रहा है, वो उसको एक तरीके से ये वो समझ लो कि वो उसको जानबूझ के एक खाई में धकेल रहा है कि भाई जा मर जा। क्योंकि जंगल में तो जंगली जानवर भी हो सकते हैं, पानी में अगर सब कुछ है, हुँ, माफ़िया है पूरा। माफ़िया। पूरा में पूरा माफ़िया है। अगर आप यूएस के ऊपर अगर आप थोड़ा-सा रिसर्च हुँ, करो हुँ। मतलब अगर टर्की रूट के हुँ, ऊपर आप हुँ। थोड़ा-सा रिसर्च करो, तो आपको पता चलेगा कि यूएस के जाने वाले जो जंगल है, वहाँ पर आपको पर पचासों ऐसी चीज़ें मिलेगी, लोगों की हड्डियाँ, हुँ, कपड़े और फटे हुए पासपोर्ट्स, ज़्यादातर तो बहुत सारी वो चीज़ें। जंगल फ़ेमस है पनामा का जंगल जो यूएस रूट में जाता है। हाँ, 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 और जो मेक्सिको बॉर्डर को कूद के वो जाते हैं उस है ना? एग्ज़ैक्टली। तो हुँ। और देखा जाए ना तो इसमें देश की आर्मी मिली हुई होती है। अच्छा! हाँ, आप खुद सोचो ना यार, यूएस इज़ अ सुपर पावर। आप यूएस के अंदर इस तरीके से इल्लीगली घुस रहे हुँ, हो, हुँ।
और वो आपको कुछ नहीं कह रहा। हाँ, मतलब सही बात है। अगर हम ध्यान से सोचें तो बहुत ही सिली ऐसी चीज है ये। हुँ, हुँ। अगर हमारे देश में कोई घुसने की कोशिश करे, आदमी मिनट से पहले उसको गोली मार हाँ, दे। सही बात है। और वहां पर लोग खुद आप दीवार टाप रहे हुँ, हो, हुँ। एक देश की बॉर्डर को आप क्रॉस कर रहे हुँ, हो, हुँ। और आर्मी आपको कुछ नहीं करी। हुँ, हुँ, हुँ। आर्मी आपको ले जाके सिर्फ जेल में डाल रही है। समझ में आता है ये चीज? तो भाई जैसे वहाँ चले जाते हैं, तो वहाँ चले जाए एक बार मतलब मान लो बॉर्डर कूद के चले भी गए, तो इनके पास तो कुछ वर्क वीज़ा कुछ भी वीज़ा नहीं है, तो फिर वो क्या लेते हैं वहाँ पे रहने के लिए? कुछ नहीं करते वो इनको उठाएंगे, इनको उठा के लॉकअप में डाल देंगे, कुछ समय तक इनको लॉकअप में रखेंगे। इनको एक वकील असाइन होगा, ठीक है, अपने खर्चे पे ये एक वकील को असाइन करेंगे अपने, हुँ, ठीक है। ऐसा भी नहीं जैसे हमारे देश में तो क्या होता है भाई, आपके पास वकीलों का खर्चा नहीं है, आप सरकारी वकील ले लो, सही बात है। ठीक है। लेकिन वहाँ ऐसा नहीं है, वहाँ आपको अपने खर्चे पे ही वकील लेना पड़ेगा। ओके। आपने अपने खर्चे पे वकील लिया, हुँ, वो वकील ये जज के सामने अबेन डालेगा कि जी ये हमारे हुँ, जो क्लाइंट्स हुँ, हैं, इनको इनके देश में इनकी सरकारों से खतरा है, हुँ। इसलिए यहाँ पे असाइलम चाहती है। असाइलम। और वहाँ पे आपने असाइलम लिया तो दैट मीन्स कि सब खत्म। अब आप अपने देश वापस नहीं आ सकते, चाहे कुछ भी हो जाए। आपका कोई रिश्तेदार मर गया, आपके पेरेंट्स के साथ में कोई दिक्कत हो गई, भाई-बहन के साथ कोई दिक्कत हो, कुछ भी हो जाए, आप अपने देश वापस नहीं आ सकते। हुँ, ये तो है। भाई मैं थोड़े दिन तो क्या थोड़े महीनों पहले मैं यूएस में ही था, तो मैंने भी देखे कुछ लोग जो ऐसे बॉर्डर से आए हुए हैं और वो बोले वो असाइलम कर रहे हैं, लेकिन वो कोई रेप्यूटेड वर्क नहीं कर रहे, या तो वो किसी रेस्टोरेंट में कैशियर बन गए या सैलून खोल लिया, इस टाइप के। अब मैं आपको हुँ, बताता हूँ, इसमें भी एक कैच है, हुँ, इसमें भी कैच है। सरकार और मिलिट्री इनको सपोर्ट क्यों करती है? उसका भी एक रीज़न। एक इनजेन्युइन चीज़ आपको बताऊँ। देखो, फॉर एग्ज़ाम्पल एक कैशियर है, ठीक है? और उस कैशियर की लेट्स सपोज़ यूएस की सैलरी स्लैब या उसका जो इनकम स्लैब है, उसके हिसाब से उसकी सैलरी 2 लाख रुपए या 3 लाख रुपए महीने की आती है, एक कैशियर की। लेट्स सपोज़, ठीक है? एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। अब जिस बंदे के पास लीगल वर्क परमिट नहीं है, जिस बंदे के पास लीगल पासपोर्ट नहीं है, हुँ, उस बंदे को अगर वो 3 लाख की जगह 1 लाख भी देंगे, तो भी वो काम करेगा। सही बात है, सर्वाइव करना है वहाँ पे। सीधी चीज़ है। हुँ, तो इवेंचुअली यूएस का जो काम है, जो उसकी मैन पावर की रिक्वायरमेंट है, वो फुलफिल हो रही है और एक अच्छी खासी लो कॉस्ट के अंदर फुलफिल होगी। ठीक है ना? हर देश का नियम है कि अगर वो फॉरेन नेशनल को भी हायर करेगा ना, तो उसका भी एक पेमेंट स्लैब बना हुआ है। क्या वो उसको कितना मिनिमम उसको वेजेस क्या होंगे, मिनिमम भत्ते क्या होंगे काम करने हुँ, के, ये बना हुआ है। लेकिन जो जो लोग इस रूट से जाते हैं, हुँ, उन लोगों के लिए ये चीज़ें नहीं है। उन लोगों को आपको 50% भी दोगे या आप उनको 30% भी दोगे, तो वो काम करेंगे, उनके पास ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन ही नहीं है, हाँ। हाँ, तो ये इसलिए भी सरकार है इसको सपोर्ट कर। हुँ, हुँ। भाई जो ये एजेंट होते हैं, जो ये डोंकी रूट से इनको भेजते हैं, तो ये कितना चार्ज करते होंगे ये अप्रॉक्स? यार देखो, इसका रेंज जहाँ तक स्टार्ट होता है, इसका रेंज 15-17 लाख से स्टार्ट हो जाता है और 45 लाख तक जाता अच्छा, तो भाई इतना डिफरेंस कैसे? है। रिस्क के ऊपर है। ओके। जैसे मान लो आपने 15 लाख वाला लिया, हुँ, 15 लाख में जी आपको यहाँ से हम फॉर एग्जांपल हमने आपको यूरोप में किसी देश में उतार दिया। जी वहाँ से आपको खुद जाना है। ओके। हमने आपको आपका देश पार करा दिया, आपको यूरोप में उतार दिया, वहाँ से आप खुद देख लो बेटा, ठीक है? ऐसे-ऐसे ही जो जिस जिस तरीके का सपोर्ट एचआर देगा, उस तरीके के पैसे वो हुँ, लेगा, हुँ। ऐसा। भाई आपके पास कभी कोई ऐसा केस आया? अगर कोई हो तो बताओ? भाई हम दरवाजे से बुला देते हैं। नहीं कोई किसी ने बताया हो कि हमारे बच्चा कहीं चला गया, फँस गया, कुछ ऐसे टाइप में? नहीं, ये हुआ था हुँ, इसका जैसा कि हमने रियल एड पे भी इसका ज़िक्र किया हुँ, था हुँ, कि कुछ समय पहले ऐसा हुआ कि कुछ पेरेंट्स हमारे पास आए और उन्होंने उनसे इस चीज़ के लिए बात की हुँ, कि जी हमारे बच्चे जो है पंजाब में किसी रंग की टूर से चले हैं हुँ, और इट्स बीन 4 मंथ्स का हमें पता नहीं चल रही। 4 ठीक महीने? है? 4 महीने और 4 महीने भी ऐसा आप समझ लो हुँ, कि जो वो कैंडिडेट चले गए, हुँ, हुँ, ठीक है? उसके 4 महीने, साढ़े 4 महीने बाद ये लोग हमारे पास, ठीक है? अब वो इन्होंने कैसा उनका जो डील हुई थी, वो वहाँ के जैसे 50 या 55 लाख रुपए बोली होगी कि 50% पेमेंट एडवांस होगा और 50% पेमेंट जब आपका बच्चा यूएस पहुँच जाएगा, हुँ, आपको कॉल करके कंफर्म कर देगा, तब हुई, हुँ, ठीक है? अब वहाँ पर क्या सिस्टम चलता है कि भई माफिया तो है, गन पॉइंट पे आपको लिया और आप घर पे फ़ोन करवा दिया कि हाँ जी, मैं यूएस पहुँचना हूँ, रास्ते में ही। अब आपने एजेंट को पूरे पैसे दे दिए, मामला वहीं खत्म। और उसके बाद आपका बच्चा कहाँ है, कहाँ नहीं है, वो आपको भी नहीं पता, ना उनको पता। हुँ, हुँ, और ना ही एजेंट इसका जाके, और ये एजेंट की ऐसे है, जो छोटी-छोटी सी दुकानें खोल के
गाँव में, कस्बों में बैठे हुए। ये कोई रेप्यूटेड या कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज़ नहीं है। ये बहुत छोटे-छोटे से एजेंट है। ये छोटी सी दुकान खोल के बैठेंगे एक कमरे की। आप आए, आपकी बात-वात करी थी, हाथ जुगाड़ लगवा देंगे, बस हो गया काम। तो ये एक चीज़ सिस्टम चल रहा हो। तो भाई फिर आप कुछ उसमें हेल्प कर पाए उन पेरेंट्स की? यार मैंने भाई कोशिश बहुत की, हुँ, बहुत कोशिश की, लेकिन अब दिक्कत क्या थी कि कहीं पे पासपोर्ट पंच नहीं हो रहा है, कहीं पर भी कोई ऐसी चीज़ नहीं हो रही है जिससे पता चले। तो एक लड़के का हमें पता चला था, वो यूरोप में कहीं पे लास्ट उसका लोकेशन आया था। लोकेशन नहीं यूरोप नहीं, सॉरी ब्राज़ील में। हुँ, ब्राज़ील में उसका आई गेस लोकेशन लास्ट दिखा था, लेकिन उसके बाद का कोई लोकेशन उसका नहीं हुआ। हुँ। और इस बात को मेरे ख्याल 1 साल शायद हो गया है या होने वाला है। आज तक उन बच्चों को कुछ नहीं पता चला। भाई लोग पता नहीं क्या-क्या कर रहे हैं यार, मतलब यूएस जाने के लिए इल्लीगल मेथड से। भाई सही बताऊँ ना तो इसमें बच्चों की गलती और थोड़ी-सी पेरेंट्स की भी है। वो क्या है ना कि अब वो बच्चों की चीज़ों में आकर के बच्चे भी थोड़ा-सा फ़ोर्स ज़्यादा करने लग जाते हैं, ठीक है? कि नहीं मेरे को जाना है, मेरा दोस्त गया है, मेरा भाई गया है, वो सही से पहुँच गया है, मैं भी चला जाऊँगा वगैरह होता है। ये बहुत चीज़ें हैं। अगर आप ये छोटे कस्बों में जाओ ना तो वहाँ पर ये चीज़ें बहुत हो गई है। लोग किसान लोग हैं अपनी ज़मीनें बेच-बेच के पैसा दे रहे हैं और उसके बेस पे उनको भेज रहे हैं। ये तो है भाई। मतलब ज़मीनें बेच देते हैं, मैंने भी कई बार देखा, लेकिन इतनी वीडियोज़ आजकल बनती है, फिर भी लोग है ना इसके बारे में अवेयर नहीं है। अभी भी वही चीज़ गलतियाँ कर रहे हैं। यही तो दिक्कत है भाई, यही तो दिक्कत है और प्रॉब्लम तो कुछ नहीं है, यही प्रॉब्लम है कि लोग क्या करते हैं कि चीज़ों को नोटिस नहीं करते। हुँ, हम आप चाहे जितना मर्ज़ी बोल लें, सही बात है। आपको क्या लगता है आज आज हमने चाहे हम एक कॉर्पस सिर्फ़ धरती के ऊपर भी करेंगे ना, लोग उसको सुनेंगे हुँ, ज़रूर, देखेंगे ज़रूर, लेकिन उसके बाद में क्या होगा? अरे नहीं यार हमारा भाई तो सही से पहुँच गया था, हम नहीं पहुँच जाएँगे। इग्नोर, हाँ, यही होने यही वाला है होने वाला है। और ये देखा जाए ना तो ये इंडिया में हर किसी के साथ है। ये वो तो इस चीज़ को नहीं सोचेगा कि सामने वाला बंदा क्या बता रहा है। हुँ, वो सोचेगा कि यार सामने वाला बंदा अपने लिए कुछ बता रहा होगा या उसके पास ज़्यादा लोग आए इसलिए बता रहा होगा। क्या डंकी की तरफ बिज़नेस नाम ले जाए तो इसलिए बता रहा होगा। ये खुद नहीं करता होगा इसलिए ये नहीं चाहता कि किसी और को मिले। सही बात है। ऐसे प 50 चीज़ें हैं ये। लेकिन वो ये नहीं समझेंगे कि भई हम उनके लिए गाइड कर रहे हैं ताकि वो इस गलत रास्ते में ना हुँ, पड़े। हुँ, इवेंचुअली हमारा पास प्रॉफ़िट नहीं है उनको वहाँ भेजने में। सही बात है। भाई एक और चीज़, जैसे बहुत सारे लोगों में थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न है। कुछ लोग है ना वर्क परमिट और वर्क वीज़ा को जोड़ लेते हैं। तो ये क्या दोनों चीज़ सेम है हुँ, या अलग है? अलग है। अलग है, कैसे है भाई? दोनों चीज़ें बिल्कुल अलग हैं। देखिए वर्क वीज़ा या कोई भी वीज़ा, वीज़ा इज़ बेसिकली ट्रैवल डॉक्यूमेंट, ठीक है? आप अपनी ओरिजिन कंट्री से दूसरे देश में ट्रैवल कर रहे हो, उसके लिए वो वीज़ा हुँ, है हुँ, और जिस पर्पज़ से वो आप कर रहे हो, उसके लिए वो कैटेगरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप स्टडी के लिए दूसरे देश जा रहे हो, ठीक है? तो उसके लिए आपका जो सपोर्टिंग ट्रैवल डॉक्यूमेंट है, वो है आपका स्टडीज़, हुँ, ठीक है? आप काम करने के लिए जा रहे हो, तो उसके लिए जो आपका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है, वो है आपका वर्क वीज़ा। वर्क वीज़ा आपको आपका ओरिजिन कंट्री प्रोवाइड करता है, उस कंट्री के अंदर की जो एम्बेसी हुँ, है, हुँ। वो प्रोवाइड करती है, ठीक है? वर्क परमिट सामने वाले देश की गवर्नमेंट आपको देती है। वर्क परमिट बेसिकली परमिशन लेटर ओके, ओके। कि भाई हाँ हम आपको परमिशन दे रहे हैं कि आप अब हमारे देश आकर के इस फलानी कंपनी को आप ज्वाइन कर सकते हैं, इस पर्पस पे इस जॉब प्रोफाइल पे आप ज्वाइन कर हुँ, सकते हैं, ऐसा है। तो ये छोटा सा एक डिफरेंस है, बाकी लोगों के अंदर कंफ्यूजन जरूर होता है इसको हाँ, लेकर के। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। मतलब एक ही जोड़ लेते हैं कि भाई वर्क वर्क नाम आ गया तो हाँ एक ही चीज़ होती होगी। भाई एक और चीज़ है, जैसे मैंने कुछ देखा है कि कुछ जो एम्प्लॉयर्स होते हैं ना, वो फॉरेन वर्कर्स को बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करते हैं। मतलब आजकल काफ़ी ज़्यादा स्कैम भी फैल रहा है वर्क वीज़ा को लेके। तो क्या स्कैम चल रहा है आजकल, कुछ बताओ इसके बारे में? यार कई सारे तरीके के देखो। इंडिया के अंदर क्या है, इंडिया के अंदर ना एक छोटी सी कमी है, बहुत जल्दी बातों में आ जाता भरोसा जल्दी कर लेते हैं। है, बहुत जल्दी। और हुँ, बिना आप किसी भी चीज़ को वेरीफाई करे ना अगर आप ये चीज़ कर रहे हो तो टेक्निकली आप अपने लिए खुद ही कंडा कर रहे हो, हुँ, ठीक है? अब मैनिपुलेशन कैसे होता है? ऑफर लेटर फेक दे दी, वर्क हुँ, परमिट फेक दे दिया। हुँ। भाई ज़्यादातर लोगों को ये नहीं पता कि उसको वेरीफाई कैसे करना, हाँ, ये नहीं पता। हुँ, ठीक है? लोगों को पता नहीं कि उसको वेरीफाई कैसे करना है, ना उसको चेक कैसे करना है, इसलिए लोग जो है गलत उसमें जब भी ऑफर लेटर देखते हैं, हाँ जी जेन्युइन लग रहा है, वर्क परमिट देखते हैं जेन्युइन लग रहा है, चलो हुँ, पेमेंट कर। हुँ, अच्छा इन केसेस में क्या होता है, पेमेंट्स भी स्ट्रक्चर भी उस तरीके के होते हैं कि जी इतना एडवांस है, इतना वीज़ा के बाद है या इतना ऑफर के बाद है, इतना वर्क परमिट के बाद है, ठीक है? हुँ, काम प्रोसेस यही रहता है।
पेमेंट्स इसी तरीके से होती है, चाहे आप ओरिजिनल करो चाहे फेक करो, पेमेंट्स इसी तरीके से होती है। लेकिन ये ज़रूरी है कि आपके पास कोई भी चीज़ जब आ रही है, तो आप उसको वेरीफ़ाई करो। आप उस ऑफ़र लेटर को, उस वर्क परमिट को वेरीफ़ाई ज़रूर करो कि वो असली है या नकली है, और उसके लिए आप उस देश की गवर्नमेंट साइट पे जाके भी वेरिफ़िकेशन कर सकते हो। सबसे सिंपल तरीका है, वीएफएस में आप जाओ, वीएफएस में वो डॉक्यूमेंट दिखा दो, वो आपको बता देगी। या आप एम्बेसी चले जाओ, एम्बेसी की ईमेल एड्रेस पे आप उसका अटैचमेंट एक ईमेल कर दो, तब भी वो आपको बता देगी। लेकिन लोग क्या करते हैं, वो ये चीज़ों में एफर्ट डालते ही नहीं, या कहे तो लैक ऑफ नॉलेज भी है कि लोगों को पता नहीं है। शायद इस वजह से वो नहीं वेरीफ़ाई करा पाते और एट द एंड उन चीज़ों में फँस जाते। तो भाई इसमें बाहर की कंपनीज भी इन्वॉल्व होती है क्या जो फेक लेटर देने में? बिल्कुल होती। भाई कोई केस हो ऐसा कुछ बताओ। यार देखो मेरे साथ में तो अभी ऐसा कोई केस ऐसा आया नहीं कभी, हम्म, क्योंकि हम जिस भी कंपनी से हम जुड़ते हैं तो हम कई सारी तरीके की वेरिफिकेशन उसकी कर लेते हैं पहले। हम्म, ठीक है, उसका टैक्सेशन, उसके बैक रिकॉर्ड्स, उस सब कुछ हम चेक करते हैं, हमारे ऑडिटर्स चेक करते हैं, उसके हम्म, बाद ही हम एसोसिएशन करते हैं। हम्म, बट हाँ, ये कुछ केसेस ऐसे थे जिनमें मैंने सुना कि भाई कैंडिडेट्स वहाँ गए और हम्म। वहाँ जाने के बाद उनको जो है कंपनी नहीं मिली, सब कौन सी कुछ है। कंट्री? डिपेंड करता है, कई बार ये कुछ केसेस में कनाडा के भी रहे हैं, कुछ जर्मनी के भी रहे हैं, कुछ फ्रांस के भी रहे हैं। ठीक है, कि आपको यहाँ पे सब कुछ आपको दे दिया, आप हम्म, गूगल पे वेरीफाई कर रहे हो, आपको गूगल पे दिख रही है, आप जब वहाँ गए उसकी गूगल प्रोफाइल भी डिलीटेड है, उसका हम्म, कोई लोकेशन भी नहीं है, खाली लैंड है, कुछ भी हम्म, नहीं है वहाँ पे, हम्म। जिसको हम हमारे इंडिया के अंदर सूटकेस कंपनी भी बोलते हैं। सूटकेस कंपनी। हाँ, ठीक है, तो ये इस तरीके से भी चीज़ें चल रही हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि भाई आपका एनवायरनमेंट आपको दे दिया। अच्छा, आपने कई जगहों पे सुना भी होगा कि बोलते हैं जी आप वहाँ जाने के बाद 1 महीने बाद पेमेंट करते हैं हम्म, कंसल्टेंट। ठीक है, हम्म। तो उनके केसेस में क्या होता है जी, 1 महीने जॉब भी सैलरी है, कंसल्टेंट को पेमेंट किया, कंपनी ने 1 महीने बाद उसको निकाल दिया ओहो। एम्प्लॉयी ऑफ। ठीक है, अब जी ढूँढते रहो, कहाँ जॉब ढूँढो? कंसल्टेंट का काम पूरा हो गया, उसकी हम्म। पेमेंट पूरी हो गई। अब अगर आप उसको बोलो तो वो कहेगा जी मैंने तो आपकी जॉइनिंग करवा दी थी, आपने अच्छा काम नहीं किया, मैं तो आपको निकाल दी। हाँ, ये भी है। हम्म। ठीक है ना? तो ये इस तरीके के कई सारे जो चीज़ें हैं, स्कैम्स चल रही हैं। वाक़ई में बस आपको ये अवेयरनेस की ज़रूरत है कि आप जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास आ रहा है, उसको सही तरीके से वेरीफ़ाई कराओ। आप 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन निकालो, उसके बाद उसके वो चीज़ करो, क्योंकि आपकी अगर आप ये समय नहीं निकालोगे तो आपकी पूरी लाइफ़ पछताओगे इसके लिए। मान लो भाई जैसे कोई कोई बंदा या कोई वर्किंग प्रोफेशनल चला भी गया कोई भी XYZ कंट्री, हुँ। और उसको ऑफर लेटर मिल गया, उसको वर्क वीज़ा भी मिल गया, वर्क परमिट मिल गया, सब चला गया। पर वहाँ जाके उसको पता चला, उस कंट्री में जाके उसको पता चला कि यार मेरे साथ तो फ्रॉड हो गया, ये तो कंपनी नहीं है या फेक है। उस केस में वो बंदा वहाँ पे क्या कर सकता है? वहाँ की इंडियन एम्बेसी को कॉन्टैक्ट करके कोई सॉल्यूशन निकल सकता है, क्या कर सकता है? देखिए, अगर कोई कैंडिडेट वहाँ पे जा रहा है, हुँ, वहाँ हुँ। पे पहुँच पा रहा है, तो दैट मीन्स कि उसका वर्क परमिट, ऑफर लेटर और वीज़ा वो असली है। ठीक है? बिना उसके असली हुए वो नहीं जा सकता, क्योंकि इमिग्रेशन यहीं पे रोक देगा उसको, सबसे बड़ी बात तो। ठीक है? अगर वो सब कुछ ओरिजिनल है, जेन्युइन है, उसके बाद में वो जा रहा है और वहाँ पे कंपनी उसको नहीं मिल रही है, तो हो सकता है वो कंपनी सिर्फ़ ऑन पेपर हो, ठीक है? फिज़िकली प्रेज़ेंट ना हो, या फिर अगर वो कंपनी फिज़िकली प्रेज़ेंट भी है, ठीक है? हुँ। तो लोकेशन कुछ और हो, या किसी और देश की हो, ठीक है? तो ये चीज़ होती है। अगर ऐसा कुछ भी होता है, तो क्लाइंट इंडियन एम्बेसी को बोल करके वापस आ सकता है अपने देश। ओके। तो उसमें प्रॉपर हेल्प मिलती है इंडियन एम्बेसी से। हाँ, हाँ, इंडियन एम्बेसी हर जगह पे सभी देशों में बहुत ही हेल्पफुल है। अगर किसी इंडियन को कोई प्रॉब्लम होती है किसी भी तरीके की, तो इंडियन एम्बेसी इज़ देयर, वो आपकी हेल्प करे। तो भाई अपन दूसरे सेगमेंट पे आते हैं, स्टूडेंट्स के बारे में, क्योंकि स्टूडेंट्स आजकल के टाइम में बहुत सारे ये है कि उनको बाहर की यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ना है। हुँ। लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि कौन-सी यूनिवर्सिटी में जाए, कहाँ जाए, कौन-सी कंट्री उनके लिए बेनिफिशियल है, बाकी जो फ्यूचर में उनको करियर में हेल्प करे। तो थोड़ा आप बताओ इनमें? यार अगेन वही सेम चीज़ इसके अंदर आती है कि कोई भी स्टूडेंट्स जो पास आउट अपना कर रहा है, कोई पास कर रहा है, 10th पास कर रहा है, या किस पर्टिकुलर कोर्स के लिए उसको बाहर जाना है। सबसे पहले तो हमारे इंडिया के अंदर ना एक लोगों के अंदर क्या है कि उनको यही नहीं पता कि उनको आगे करना क्या है। हुँ, ये बहुत बड़ी दिक्कत है, ठीक है? और इस दिक्कत से उनकी लाइफ़ पर एक स्ट्रगल वो चलता रहता है, क्योंकि लोगों को नहीं पता, बच्चों को नहीं पता कि उनका आगे फ्यूचर में उनको क्या करना है, उनका इंटरेस्ट क्या है, ये नहीं वो समझ पाते। हुँ, कोई भी कैंडिडेट जो स्टडी वीज़ा के लिए बाहर जाना चाहता है, उसके लिए मेरा एक प्रेफ़रेंस होता है हमेशा कि आप पहले ये समझो कि आपका पर्टिकुलर इंटरेस्ट है क्या? परफेक्ट। आप किस फ़ील्ड में जाना चाहते हो? हुँ, भई आप फाइनेंस में जाना चाहते हो, आप रोबोटिक्स में जाना चाहते हो, आप किस चीज़ में जाना चाहते हो?
आपका जो इंटरेस्ट होगा उसके हिसाब से आपको कंट्री गाइड की जाती है। जैसे कोई बंदा इंजीनियर है या इंजीनियरिंग के लिए जाना चाहता है, तो इंजीनियरिंग के लिए पूरी दुनिया को पता है जर्मनी इज़ द बेस्ट। अब जर्मन से बेस्ट इंजीनियरिंग कहीं आपको नहीं मिलेगी, ठीक है? उसकी वैल्यू भी अच्छी खासी है। आप उस एजुकेशन को अगर आप देखो जर्मन से जो इंजीनियर्स पास आउट होते हैं या बहुत अच्छे लेवल पे बहुत अच्छी प्रोफाइल्स पे जाते हैं। इवन जितनी भी हमारे देश में लग्जरी गाड़ियाँ हैं, सब जर्मन मेड, हाँ, हाँ, हाँ। ठीक है ना? तो द बेस्ट इंजीनियर्स आर फ्रॉम जर्मन। हुँ। ओके, ऐसा नहीं है कि इंडिया के अंदर इंजीनियर्स की कमी है या वो पढ़े लिखे लोगों की कमी है। इंडिया के अंदर बहुत अच्छे अच्छे इंजीनियर्स हैं, बहुत अच्छे टेक्निकल लोग हैं। इवन अगर मैं एक स्टैटिस्टिक्स की बात करूँ, मैंने एक जगह पढ़ा था कि बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स के अंदर जो 80% ऑफ द इंजीनियर्स है वो इंडियन, ठीक है? लेकिन अब वो लोग बाहर क्यों जा रहे हैं? क्योंकि इंडिया उसको पे नहीं कर पा रहा होगा। हुँ। उसकी काबिलियत के हिसाब से अगर आप उसको पे नहीं करोगे तो कोई और करेगा। टैलेंट की वैल्यू नहीं कर रहे यहाँ पे। भाई अगर मैं आज अपने यहाँ पे हायरिंग कर रहा हूँ, अगर मैं मेरे किसी एम्प्लॉय के स्किल के हिसाब से, उसके वो टैलेंट के हिसाब से मैं अगर उसको पे नहीं करूँगा, तो मेरा कॉम्पिटिटर उसको पे करेगा। सही बात है। तो कैंडिडेट्स को सबसे पहले ये समझना चाहिए कि उनको आगे करना क्या है। अगर ये उनको क्लियर हो जाता है ना कि फॉर एग्ज़ाम्पल कोई कैंडिडेट है जिसको इंजीनियर करना है, हुँ, इंजीनियरिंग के लिए जर्मनी जाओ। हुँ, मेडिकल करना है तो मेडिकल के लिए आपका फिर ये देखा जाता है कि बजट आपका क्या है। हर हुँ, कंट्री के अंदर एमबीबीएस करने का या मेडिकल फील्ड को करियर बनाने का एक अलग फीस है, आपके हुँ, बजट के हिसाब से। हुँ। ये तीसरा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बहुत ज़्यादा ही कर्ज़े में आके आप बाहर जा रहे हो पढ़ाई करने। सही बात क्योंकि है। वहाँ जाने के बाद आपका लिविंग एक्सपेंस भी अच्छा खासा है। फॉर हुँ, एग्ज़ाम्पल अगर आप एक डिसेंट देश के अंदर चले गए, आपका स्टडी का कॉस्ट लेट्स सपोज़ 20 लाख रुपए, 30 लाख रुपए आ रहा है, तो 30 लाख रुपए आपका लिविंग कॉस्ट भी आएगा। तो आप उस अमाउंट को डबल करके ही चलो, कि आपका इतना बजट है। हुँ। और भाई जैसे आपका क्या प्रोसेस रहता है कि बाहर की यूनिवर्सिटी से टाई अप कैसे करके और क्या स्टूडेंट्स को कैसे आप पहुँचाते हो? क्योंकि स्टूडेंट्स के मन में क्या डर रहता है कि प्रोसीजर क्या होगा, कैसे वहाँ तक जाना है? तो आप एक बार थोड़ा हुँ। अपना प्रोसेस बताओ कि देखिए, स्टडी वीज़ा के अंदर सिंपल सा प्रोसीजर है, हुँ, ठीक है? ट्राई के हम डॉक्यूमेंट लेते हैं, डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से उसकी असेसमेंट की जाती है डॉक्यूमेंट की, ठीक है? पहले तो डॉक्यूमेंट चेक किए जाते हैं, डॉक्यूमेंटेशन के अंदर कुछ फेक तो नहीं है, कोई हुँ, मिसरिप्रेजेंटेशन तो नहीं है, कोई नाम वगैरह में डेट ऑफ बर्थ में कोई गलती तो नहीं है, ठीक है? ये सब चीज़ें चेक की जाता है। ये सब चीज़ें चेक होने के बाद हम हुँ, कस्टमर से पूछते हैं कि भई आपकी रिक्वायरमेंट क्या है? आपको सही इस देश के लिए आपकी प्रेफ़रेंस है? जी, वो मेरे को बोलता है कि जी हमारी फ्रांस के लिए प्रेफ़रेंस है, इटली के लिए प्रेफ़रेंस है। फिर हुँ, उसकी एलिजिबिलिटी चेक किया जाता है कि जिस देश के लिए उसकी प्रेफ़रेंस है, वहाँ पे वो एलिजिबल है या नहीं, ठीक है? और अगर एलिजिबल है, तो किस-किस यूनिवर्सिटीज़ के लिए वो एलिजिबल है या किस-किस पोस्ट के लिए एलिजिबल है, उसके हिसाब से उसको रिकमेंडेशन दिया जाता है। जो रिकमेंडेशन उसको दिए जाते हैं, अगर वो उसमें से कुछ सिलेक्ट कर लेता है, फॉर एग्ज़ाम्पल उसने इटली की कोई यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर, ठीक है? फिर उसका एक एग्रीमेंट बनाया जाता है, उसकी फ़ी स्ट्रक्चर उसको बताए जाते हैं, कमीशन स्ट्रक्चर उसको बताए जाते हैं, टू गेट उसके बाद उसके डॉक्यूमेंटेशन को यूनिवर्सिटी भेजा जाता है। यूनिवर्सिटी उसका एक ऑफर लेटर रिलीज़ करती है, ठीक है? ऑफर लेटर आने के बाद का जो स्टूडेंट है वो यूनिवर्सिटी को ट्यूशन फीस जो यूनिवर्सिटी की फीस होगी एजुकेशन की, हुँ, वो पे करेगा, ठीक है? हुँ, वो पे होने के बाद में फिर आपका वो जो स्टडी वीज़ा आपका जो प्रोसीजर है वो उसके बाद शुरू होता है। जब गव आपको जो यूनिवर्सिटी है वो अप्रूवल दे देती है कि हाँ जी, आपका ये ऑफर लेटर हुँ, है, इसकी हुँ, फीस हुँ, आपकी पे हो गई, फीस की एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट आ गई। उसके बाद जो भी डेट वो देती है उसके हिसाब से स्टडी वीज़ा वैलिड होती है। बहुत छोटा-सा प्रोसीजर है, 2 ही स्टेप के अंदर कंप्लीट हो जाता है। बट ये सारा प्रोसीजर आप मतलब उस स्टूडेंट को वहाँ तक पहुँचाने तक का आप सारा पूरा आप ही करते हो, राइट? हाँ, 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 हाँ। हुँ। इन भाई आजकल आजकल क्या है कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ है ना फेक भी हो चुकी है जो इंटरनेशनल हुँ, स्टूडेंट्स के एडमिशन को लेके झोल करती है, उनको ऑफर तो कर देती है, बाद में पता चलता है उनका वीज़ा कैंसल हो गया, वो यूनिवर्सिटी फेक निकली। तो कैसे पता हुँ। कराई यूनिवर्सिटीज़ के बारे में कि फेक है, जेन्युइन है कैसे? देखिए, जैसे हमारे देश में यूजीसी है ना, हुँ, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, हुँ, हुँ, वैसे हर देश के अंदर ये कमीशन होता है, हुँ, हुँ, ठीक है? आप उस कमीशन पे उसको चेक कर सकते हो यूनिवर्सिटी को क्यों यूनिवर्सिटी लिस्टेड है, पहली हुँ, चीज़। दूसरी चीज़, आप उस यूनिवर्सिटी के टैक्स रिकॉर्ड्स को देख सकते हैं, ठीक हुँ, है? हुँ, आप उस यूनिवर्सिटी की लीगल चीज़ों को, लीगल ऑडिट रिपोर्ट्स को, वो कब रजिस्टर हुई है, ये सब चीज़ें आप चेक कर सकते हो। हम इंडिया में नहीं करते क्या? हम इंडिया में कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, उसको चेक कर सकते हैं कि वो हुँ, कब रजिस्टर हुई है, कब नहीं। तो वैसे ही आप यूनिवर्सिटी को भी चेक कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी इज़ ऑल्सो अ कंपनी ना,
सही बात है। है तो एक ऑर्गेनाइजेशन ही ना वो, हम्म, उसका हम्म, लाइन ऑफ बिजनेस इज टीचिंग, बट वो है तो एक ऑर्गेनाइजेशन ही। आप उसके रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट चेक कर सकते हो। हम्म, इवन अगर चलिए आप और सिंपल तरीका है, ठीक है, आप एम्बेसी को ईमेल कर कि जी हम्म, मुझे इस यूनिवर्सिटी से ऑफर लेटर रिसीव हुआ है, तो मैं इसको वेरीफाई करना चाहता हूँ, कॉन्सुलेट आपको वेरीफाई करके दे दे। हम्म, बहुत सिंपल तरीका है, लेकिन वही है कि लोगों को पता नहीं है, इसलिए लोग करते ही नहीं। हम्म। तो इसके लिए भाई जैसे बाहर कोई स्टूडेंट पढ़ने जा रहा हो, एक इंग्लिश का एग्जाम भी होता है, वो भी मैंडेटरी रहता है, आइल्स और टोफल। ये डिपेंड करता है। कुछ प्रोग्राम्स ऐसे होते हैं जहाँ पे लैंग्वेज रिक्वायरमेंट नहीं, ठीक ओके। है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द प्रोग्राम्स ऐसे हैं जहाँ लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट होती है। और ये कंट्री टू कंट्री भी डिपेंडेंट रहता है। कंट्री टू कंट्री डिपेंडेंट है। कुछ कंट्रीज के अंदर आपका वो आइल्स चलता है, कुछ कंट्रीज के अंदर पीटी चलता है, कुछ में टॉफल ज़्यादा एप्लीकेबल है, ठीक है। हम्म। हाँ, ऐसा और जो स्कोर है वो भी डिपेंड करता है किसी कंट्री में जाने के स्कोर लिए। डिपेंड करता है, क्योंकि यूनिवर्सिटी का अपना एक वो होता है। जैसे हमारे यहाँ पे मुझको बोलते हैं ना, एक जो यूनिवर्सिटीज़ का हमारे यहाँ पे हमारे देश में क्या क्या बोलते हैं, जो कट ऑफ, जो कट ऑफ। यूनिवर्सिटीज़ की हाँ, कट ऑफ होती है हमारे देश में, हाँ, हाँ, हाँ। वैसे ही वहाँ पर भी एक स्लैब बने होते हैं कि मिनिमम लैंग्वेज रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक हम्म, है? हम्म, वो मिनिमम लैंग्वेज रिक्वायरमेंट आपकी मीट होनी चाहिए, तब आप उस ओ। यूनिवर्सिटी के लिए फाइल कर सकते हो, अदरवाइज़। वही जैसे आपने अभी बताया कि स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटीज़ की फेकनेस का जो है वो वेरीफाई कर सकते हो आप, या तो एम्बेसी को मेल कर दो, या आपने यूजीसी बताया। बट अभी आपने अगर रिसेंटली एक केस सुना होगा कि कनाडा में एक ऐसी यूनिवर्सिटी होती है, उसमें बहुत सारे बच्चे, उनको पता चला कि वो डिग्री हुँ, नहीं मिल रही है, फेक है। तो जी। ऐसा तो नहीं होगा कि सभी ने चेक नहीं किया होगा, तो वो क्या केस था? ये क्या था हुँ, कि ऑफर लेटर्स दे दिए गए, हुँ, ठीक है? ट्यूशन फीस पे हो गई, हुँ, लोग वहाँ चले भी गए, हुँ, ठीक है? यूनिवर्सिटी को भी जितना मुझे इस केस के नॉलेज है, मैंने पूरा केस ये वाला धड़ल्ले स्टडी नहीं किया है, ठीक है? हुँ, बट जितना मेरी सुनने, क्योंकि मेरा प्राइमरी कंट्री कनाडा है नहीं, हुँ, यूजुअली मैं अगर आपको देख पता हो, तो इसलिए मैं ज़्यादा इन चीज़ों का ध्यान देता नहीं। हुँ, बट हाँ, जितना मेरे सुनने में ये आया है कि कोई ऐसा था कि वहाँ पर जो स्टूडेंट्स पहुँचे, 600 स्टूडेंट्स के करीब के ऑफर लेटर्स जो है वो नकली निकली। तो यूनिवर्सिटी ने उनको वहाँ से डिपोर्ट किया या वहाँ पे उनको कुछ और डिसीज़न दिया, ठीक है? उस जो जिस कंसल्टेंट ने किया था उसको तो पकड़ पकड़ लिया गया है, वो तो ऐसी कोई टेंशन थी। उसको ओके, ओके। तो हाँ, उसको अरेस्ट कर लिया गया था भी, जिसने ये फेक ऑफर लेटर्स वगैरह प्रोवाइड किए। बट हुँ, हाँ, जहाँ तक मुझे पता है कि इसका अभी कोई क्लियर ऐसा डिसीज़न मेरे सुनने में तो नहीं आया है कि उन स्टूडेंट्स का एक्चुअल में क्या हुआ है। बट भाई जैसे ऐसा कुछ केस हो जाए स्टूडेंट्स के लिए, तो वहाँ की गवर्नमेंट कुछ हेल्प करती है अगर वहाँ पे वो कंप्लेन वगैरह करे? बिल्कुल करती बिल्कुल करती है, क्योंकि आपके पास उस समय एक एविडेंस है ना, कि जी आपके पास ये फेक ऑफर लेटर है, आपके कंसल्टेंट ने आपको फेक ऑफर लेटर दी है। वहाँ पे गवर्नमेंट हेल्पफुल है, आपका इंडियन एम्बेसी है, वो आपके लिए, तो वैसा में प्रॉब्लम नहीं है। बट वही है ना कि लोग थोड़ा-सा को क्या कह लोगे, शर्माते हैं या पता नहीं डरते हैं कि हम डरते इंडियन हैं। एम्बेसी से क्या बात करेंगे, ठीक है? तो हुँ, वो गलत है। आपको ये समझने की ज़रूरत है कि इंडियन एम्बेसी वहाँ आपके लिए ही है। कोई कोई वो किसी और काम के लिए नहीं बैठी है। इंडियन एम्बेसी आपके लिए ही है, वहाँ पे आपकी सेवा के लिए। अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है, आपको कोई परेशानी हो रही है, आप उनको नहीं बताओगे तो कैसे सॉल्व होएगी? सही बात है। हाँ, भाई जैसे स्टूडेंट्स के लिए, जैसे आपने वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए बताया कि डॉक्यूमेंटेशन जो भी नीड रहता है, स्टूडेंट्स के लिए कुछ अलग है कि ये डिफरेंट डॉक्यूमेंट चाहिए रहता है? स्टूडेंट्स के लिए फंड रिक्वायरमेंट मैंडेटरी है। और वही सेम रहती है 8-9 लाख के आसपास? नहीं, 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 हर कंट्री का अपना एक पेमेंट स्लैब है, ठीक है? वो उसके होता है, और कुछ कंट्रीज़ का होता है कि जिसमें आपको एक ब्लॉक अकाउंट खुलवा करके उसमें वो पैसा डालना पड़ता है। तो हर महीने आपको एक लिमिटेड फंड मिलेगा आपके पर्सनल यूज़ की, वो सब, ओके। ठीक है? कुछ कंट्रीज़ होती है जहाँ पे फंड की रिक्वायरमेंट होती है कि आप एफडी के तौर पे, आप सेविंग्स अकाउंट के तौर पे भी स्टडी वीज़ा में आपको कहाँ फंड दिखा सकते, लेकिन हुँ, फंड दिखाना मैंडेटरी स्टडीज़। ओके। एंड और कुछ डॉक्यूमेंट अलग उसके अलावा? नहीं, एक कुछ बेसिक लेटर्स होते हैं, हुँ, एसओपी वगैरह होते हैं, और आपका बेसिक डॉक्यूमेंटेशन होता है जो एजुकेशन का है, पास्ट एक्सपीरियंस का है, वो हुँ, सब का है। अगर आपका गैप बहुत ज़्यादा लंबा है एजुकेशन से, तो उसका कोई प्रूफ का आपको डॉक्यूमेंट देना पड़ता है कि इतने समय आप क्या कर रहे थे। कुछ कंट्रीज़ गैप एक्सेप्ट करती है, कुछ नहीं करती। कुछ यूनिवर्सिटीज़ करती है, कुछ नहीं करती है। तो ये हुँ, सब चीज़ें डिपेंड करती है कि कैंडिडेट की अपनी रिक्वायरमेंट क्या है, कि उसको कहाँ जाना है, कौन-सी यूनिवर्सिटी में जाना है। उस यूनिवर्सिटी के हिसाब से डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट, उस यूनिवर्सिटी के हिसाब से लैंग्वेज बैग की रिक्वायरमेंट, उसके हिसाब से फंड रिक्वायरमेंट, वो सब चीज़ देखी जाती है। भई आप तो बहुत सारी कंट्रीज़ में आपके बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ का टाई अप हुआ। जी। तो अभी मोस्ट मोस्ट रिसेंटली सबसे ज़्यादा फेमस एजुकेशन के लिए कौन-सी
कंट्री ऐसे फेमस हो रखी कि वहाँ पे फिलहाल निखिल भाई ज़्यादातर लोगों को यूरोप की तरफ जाएंगे। कोई पर्टिकुलर कंट्री? कोई पर्टिकुलर कंट्री ओके। कोई पर्टिकुलर कंट्री नहीं है, बट प्रेफरेंस उनकी यूरोप ज़्यादा हो रही है। एजुकेशन किन अच्छी वे है या रीचेबिलिटी ज़्यादा ईज़ी है? एजुकेशन इज़ ऑल्सो गुड, बट एक इसका रीज़न ये भी है कि कनाडा डाउन हो गया, तो हाँ। यूरोप जा रहा है ऊपर, ये एक रीज़न है। फीस हुँ, स्ट्रक्चर्स का डिफरेंस है, सबसे बड़ी चीज़। सस्ता है? कनाडा के फीस स्ट्रक्चर में और हाँ, कम है, ओह! यूरोप का तो हुँ, बहुत कम तो नहीं है, बट हाँ, अगर हम कंपैरिज़न करें यूएस कनाडा से तो कम। हुँ, हुँ। बट जैसे कुछ कंसल्टेंट जो होते हैं, वो स्टूडेंट्स को गारंटी देते हैं कि हम आपका वीज़ा लगवा ही देंगे, चाहे वो कुछ भी चाहे उनके एकेडमिक बैकग्राउंड में झोल करते हैं या फाइनेंशियल में स्टेटस में झोल करते हैं, तो ऐसा पॉसिबल है? देखो जी, मैं एक सिंपल सी वो बात बोलूँगा, देखो कोई भी 10% गारंटी अगर दे रहा है, हुँ, कोई भी गारंटी है, तो वो झूठ ही बोल रहा है। क्योंकि इमिग्रेशन में गारंटी नहीं कभी, हुँ, 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 ठीक है? आप स्टडी वीज़ा की बात कर रहे हो कि 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख। मैं बोल रहा हूँ अगर कोई 1 करोड़ का टेस्ट भी ले रहा है ना, तो हुँ, भी वो गारंटी नहीं ले सकता इमिग्रेशन की। अरे मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूँ। चलो मैंने आज एक केस लिया, मैंने गारंटी दे दी। कल को वो गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी चेंज कर दी, कोई रूल चेंज कर दिया, तो मेरे से पूछ के तो नहीं करेगी हुँ, हुँ, या आपसे पूछ के तो नहीं करेगी। अगर उसने कोई रूल चेंज कर दिया, पॉलिसी चेंज कर दिया, तो मेरी गारंटी को वहीं धरी के दे रखी। सही बात। तो इसलिए इमिग्रेशन में गारंटी जैसी कोई चीज़ हो, अगर कोई कंसल्टेंट आपको गारंटी दे रहा है कि भई हुँ, हाँ, मैं बिल्कुल श्योरिटी बोल रहा हूँ, गारंटी ले रहा हूँ कि वो जाएगा, तो वो झूठ बोल रहा है। ऐसा कुछ हुँ, होता ही नहीं। गारंटी नहीं हो सकती इमिग्रेशन में। इमिग्रेशन में सब कुछ हो सकता है, सब कुछ पॉसिबल है। हुँ, ऐसा कुछ भी नहीं है जो इमिग्रेशन में पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल सब कुछ है। हुँ, हुँ, एक जो जो ब बंदा कोई लेबर क्लास का उसको यूएस में जॉब चाहिए ना, वो भी पॉसिबल है एक बार है, हुँ, 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 ठीक है? लेकिन गारंटी वाली चीज़ कम भी। ओके। भाई कुछ ऐसी कॉमन मिस्टेक्स बताओ, चाहे वो स्टूडेंट्स हो या वर्किंग प्रोफेशनल हो, जो वीज़ा अप्लाई करते वक़्त करते हैं, जिनकी वजह से उनके वीज़ा रिजेक्शन चांसेस बढ़ जाते हैं? भाई सबसे कॉमन रीज़न है ज़्यादा ओवर स्मार्ट का। उन्हें ये लगता है कि यहाँ पर उन्होंने ऐसे एक डिग्री बनवा ली, यहाँ हुँ, पर हुँ, उन्होंने फेक एम्प्लॉयमेंट बनवा लिया, गवर्नमेंट को नहीं पता चलेगा। तो गवर्नमेंट बहुत तेज़ है, गवर्नमेंट को सब पता चलता है। हुँ, इनको लगता है कि भाई हाँ, आपको एक फेक एजुकेशन डॉक्यूमेंट के साथ में आप यूएस के लिए, कनाडा के लिए, किसी देश के लिए आप इमिग्रेशन के थ्रू फाइल लगवा सकते हो और आप वो गवर्नमेंट को कुछ नहीं पता चलेगा, तो ये वहम है होता, ऐसा नहीं होता। गवर्नमेंट को हुँ, सब पता चलता है, क्योंकि गवर्नमेंट का जो चेक करने का तरीका है ना, वो थोड़ा-सा अलग है। वो आपकी यूनिवर्सिटी से क्रॉस वेरीफाई करेंगी, वो ऑनलाइन नहीं चेक करेगी कि आपका मार्कशीट शो कर रहा है, क्या नहीं। वो यूनिवर्सिटी से लेटर लिख के एक स्टैम्प पेपर है गेम उस पे लेटर करके उसको भेजेंगे बकायदा, और उससे वो वेरीफाई करेगी। इसलिए कई बार होता है कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ का ऑफर लेटर आपको 15 दिन में मिल जाता है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ के 3-3 महीने बाद मिलते हो, क्योंकि वो हुँ। बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करती हैं ज़्यादा। अगर मान लो जैसे सब कुछ जेन्युइन है, जैसे कोई जॉब के लिए जा रहा है या स्टूडेंट के लिए जा रहा है, फिर भी वो क्या कॉमन मिस्टेक्स और कर सकते हैं, अगर जेन्युइन है तो भी? देखिए, या तो डॉक्यूमेंटेशन में कोई गड़बड़ी हो या मिसरिप्रेजेंटेशन हो। जैसे आप सिंगल हो, आपने मैरिड बता दिया, या आप मैरिड हो, आपने सिंगल बता दिया, ठीक है? फैमिली साइज़ गलत बता दिया। कई बार होता हुँ, है ना, इंडिया में तो बहुत कॉमन है कि भई कोई स्कैम किया है या शादी हो गई, लड़की नहीं पसंद आई, देश छोड़ के भाग गए। पचासों चीज़ें होती। इसलिए मिसरिप्रेजेंटेशन और फेक डॉक्यूमेंटेशन, ये 2 सबसे मोस्ट कॉमन रीज़न्स हैं रिजेक्शन और रिफ्यूज़ल के। हुँ, अगर इनके अलावा कोई तीसरी चीज़ आप कर रहे हो, ठीक है? हुँ, तो यूजुअली गवर्नमेंट रिजेक्ट रिफ्यूज़ नहीं करती, वो आपको एक रिक्वायरमेंट भेज देती है, एक क्लैरिफिकेशन का एक आपके पास मैसेज आ जाता है कि जी ये फलानी चीज़ के ऊपर क्लैरिफिकेशन प्रोवाइड कीजिए। बिल्कुल। इसके यूजुअली ज़्यादा नहीं होता। हाँ, फंड रिक्वायरमेंट के ऊपर होता है हुँ, कि अगर आपके फंड्स मीट नहीं करे रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो उस केस में वो रिजेक्शन आपको दे देते हैं। विज़िट वीज़ाज़ में भी ऐसा होता है कि विज़िट वीज़ा में आपके फंड रिक्वायरमेंट मैच नहीं करे, या आप ये नहीं प्रूव कर पाए कि आप अपने देश फलाने डेट को वापस आ पाओगे, हुँ, तो हुँ, वो रिजेक्ट करता है। हुँ। उनको गारंटी चाहिए कि आप अपने देश वापिस आओगे, वहाँ पे बस नहीं जाओगे। हाँ, उनको इंटेंशन आपका क्लियर होना चाहिए। अगर आपका इंटेंशन उनको क्लियर नहीं है, तो दे विल रिजेक्ट। हुँ। भाई एक और चीज़ ऐसा है है। इसी से रिलेटेड कि मोस्टली जो लोग हैं ना, सबसे ज़्यादा जो डरते हैं, चाहे स्टूडेंट्स हो, चाहे वर्किंग प्रोफेशनल हो, चाहे विज़िटर वीज़ा वाले हो, हुँ। उनको एक प्रोसेस से जाना पड़ता है, जो होता है एम्बेसी जाके आपको क्वेश्चन आंसर होते हैं वहाँ के एम्बेसी के जो कंट्री के लोग हैं। तो क्या क्वेश्चन्स होते हैं वो जो पूछे जाते हैं? कुछ नहीं होता है भाई। हुँ, कोई ब ऐसा क्वेश्चन नहीं होता है। लोग लोग ना पता है ब देखिए भाई मैं आपको बताऊँ, लोग ना फालतू डरते हैं और कुछ नहीं है।
लोग पहले ही एक वो होता है ना हमारे इंडिया में कि एक वहम पैदा कर देना, बना देना, अरे ये तो बड़ा मुश्किल है, वो मुश्किल है, ये है, वो है। कुछ नहीं होता है। हुँ, यार सीधी-सी चीज़ है, आप उस कंट्री को पे करोगे आगे चल के, वो कंट्री आपको जानबूझ के थोड़ी ना रिजेक्ट करेगी। हुँ, विज़िट वीज़ाज़ के अंदर यूजुअली इंटरव्यू होता है, वर्क वीज़ाज़ में इंटरव्यू ज़्यादा नहीं होते। कुछ ओके। कंट्रीज़ हैं जो कभी-कभी लेती हैं, बट सब लोग नहीं लेते। विज़िट वीज़ाज़ में जो इंटरव्यू है, उनमें सिंपल सा उनको चाहिए कि आप ये वेरीफ़ाई कर दो, ये जस्टिफ़िकेशन दे दो जी अब आप करने क्या जा रहे हो, आपके प्लान्स क्या हैं, ठीक है? और आप कितने दिनों बाद वापस आ जाओ। अपना ये अप्रूव कर दो कि आप अपने देश वापस आओगे। भैया आपके पास कोई फ़िक्स एम्प्लॉयमेंट है, आप छुट्टी लेके जा रहे हो, आप कंपनी से एक लेटर ले लो, जी मैं इतने दिन की छुट्टी लेके जा रहा हूँ, इतने तारीख को मैं जॉइन करूँगा। आपके हुँ, बॉस ने हुँ, आपको ये लिख के दे दिया, आपका इंटेंशन क्लियर हो गया, ठीक है? आपके पास इंडिया में अच्छा खासा प्रॉपर्टी है, बैकग्राउंड है, तो आप उसको बोल सकते हो जी मेरी इतनी प्रॉपर्टी है, तो मैं तो वापस आऊँगा ही आऊँगा, सही बात है। सीधी-सी। तो ये चीज़ें होती हैं जो आप प्रूव कर सकते हो। अगर आपको वहाँ जाने के बाद अच्छा कुछ लोग कैसे अंग्रेज़ देखेंगे कि यार अंग्रेज़ लोग इंग्लिश में बात कर रहे हैं, घबरा जाएगी। खुद की लैंग्वेज लड़खड़ा जाएगी, तो वो हुँ, नहीं करना है। जब तक हुँ, आप अंडर कॉन्फिडेंट रहोगे ना, तब तक कुछ नहीं होएगा। हुँ। आपको कॉन्फिडेंस के साथ उससे बात करनी पड़ेगी। हाँ, सही बात है। लेकिन भाई आजकल जैसे लैंग्वेज का आपने जो बोला, तो आजकल तो लैंग्वेज चूज़ करने का भी ऑप्शन है कि आपको अगर हिंदी में इंटरव्यू देना है या आपकी जो रीजनल लैंग्वेज है उसमें भी दे सकते हो। हाँ, बिल्कुल, लेकिन वही है ना कि अब जो लोग कॉन्फिडेंट ही नहीं है, वो हुँ, इंग्लिश क्या वो हिंदी में भी वो घबराएगा बात करने से। हुँ, 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 सामने हुँ। वाले अरे यार सामने वाला क्या क्वेश्चन पूछ लेगा भाई, क्या क्वेश्चन पूछ लेगा? ये थोड़ी ना पूछ लेगा तेरी कुंडली में कौन-सा ग्रह कहाँ है? जनरल सवारी तो पूछेगा, सही भाई बात है। क्यों जा रहा है? क्या करने जा रहा है? कब आएगा? क्या प्लान्स है? यही तो पूछेंगे ना। हुँ, इसके हुँ, अलावा हुँ। क्या क्वेश्चन हो सकता है? सोचो आप, कुछ भी नहीं। लेकिन वो लोगों ने एक वहम पैदा कर दिया इसलिए फालतू में घबरा जाते हैं। कुछ नहीं होता इंटरव्यू में, बहुत सिंपल इंटरव्यूज़ होते हैं। लेकिन भई जैसे क्या होता है कि मान लो 100 लोग इंटरव्यू देने गए, अगर उन्होंने सही जवाब भी दिया, डॉक्यूमेंट भी सही हुआ, फिर भी वो 100 के 100 को तो वीज़ा देंगे नहीं, तो क्या चांसेस होते हैं रिजेक्शन के? मैं आपको सिंपल सा बताता हूँ, एक जेनेरिक टर्म बता रहा हूँ। हुँ, कनाडा का 1 साल का जब तक मतलब उनके वीज़ाज़ वगैरह सबसे जगह में ये खालिस्तानी वाला प्रॉब्लम नहीं था। कनाडा का 1 साल का सिर्फ़ स्टडी वीज़ा, सिर्फ़ और सिर्फ़ स्टडी वीज़ा जो उसका ग्लोबली डील होता है और मेजॉरिटी इंडिया से है, जो स्टडी वीज़ा की है कनाडा। कनाडा के अंदर जो स्टडी वीज़ा जा रहा है 1 साल में, वो स्टडी वीज़ा की कॉस्ट या स्टडी वीज़ा का जो बिज़नेस कनाडा को मिल रहा है, वो 65,000 करोड़ पे है। हुँ, 65,000 करोड़ का सिर्फ़ स्टडी वीज़ा का बिज़ी, ठीक है? इसके अलावा वर्क वीज़ा है, इसके अलावा पीआर है, इसके अलावा विज़िट वीज़ाज़ है, इसके अलावा हुँ, स्टडी, रेज़िडेंस परमिट है, बिज़नेस वीज़ा सब कुछ इसके अलावा है, ठीक है? आप खुद सोचो, जिस कंट्री को इतना मेजॉरिटी ऑफ द अमाउंट, इतनी मेजॉरिटी ऑफ द पेमेंट्स इमिग्रेशन से मिल रही है, वो क्यों अननेसेसरीली या छोटे-छोटे रीज़न्स पे किसी को रिजेक्ट करे? हुँ, सही बोल रहे हैं। वो ही कंट्री नहीं चाहती कि वो रिजेक्ट करे, अनटिल अनलेस आप उनको मजबूत ना करें। अब लोग ही ऐसे होते हैं, कई लोग होते हैं कि भई सामने वाला अच्छा अब मैं आपको मैं बताऊँ, पंजाब में क्या होता है, अब पंजाब में जो लोग हैं उनको हिंदी का भी प्रॉब्लम है, ठीक है? हिंदी भी उतना एक्सेंट नहीं है उनका। अब सामने वाला हिंदी में पूछ रहा है, ये पंजाबी में जवाब दे रहा है, हुँ, तो दैट इज़ ऑल्सो एन इश्यू, ठीक है ना? भई चलो इंग्लिश तो नहीं थी छोड़ो, हिंदी में तो कम से कम आपको वो करना पड़ेगा ना क्योंकि अब ऐसे थोड़ी ना है कि यार अगर कोई मुस्लिम कैंडिडेट आ रहा है, वो उर्दू में बात कर रहा है, तो सामने इन्विजिलेटर भी उर्दू में बात करेगा। ये तो ज़रूरी नहीं है। वो एक जो कॉमन लैंग्वेजेज़ हैं इंग्लिश और हिंदी वो कर सकते हैं। सही बात है। ये मैं चीज़ है ना आप जो बता रहे हो ना ये मैंने चीज़ लाइव देखी है। मैं जब यूएस एम्बेसी में गया था दिल्ली में, तो वहाँ इंटरव्यू काउंटर्स बहुत सारे लगे हुए रहते हैं, जो सेकंड डे रहता है इंटरव्यू का। तो एक जी। सरदार जी मेरे बगल वाले काउंटर पे थे। वो हुँ। उनको कम से वैसे वो ज़्यादा टाइम देते नहीं क्योंकि इतनी लंबी लाइन रहती है, लेकिन उनको मैं देख रहा था लाइन में हाँ, खड़ा हूँ सही बात है। 15-20 मिनट से खड़े हैं एंड वो सामने वाले समझ अरे! लो वो एकदम प्रॉपर पंजाबी में बोल रहा है एंड वो सामने जो लेडीज़ थी, जो वहाँ की इमिग्रेशन वाली थी, उनको समझ आ नहीं रही और सरदार जी पैनिक होकर चिल्लाने लग गए पंजाबी में पूरा एकदम जो उनकी जो लैंग्वेज है वो समझ ही नहीं पा रही तो उनकी क्या गलती है? यही यही एक दिक्कत है कि लोग एक तो ना पैनिक बहुत जल्दी करते हैं। इंस्टेड ऑफ कि हुँ, उनको काम रह के थोड़ा-सा तसल्ली से समझाना चाहिए, धीरे समझाना चाहिए। क्योंकि लैंग्वेज बैरियर एक ऐसा बैरियर है कि जो आप चाहकर भी अवॉइड नहीं कर सकते। आप फलाने देश में जा रहे हो यार, आप उस देश के एक बंदे से बात नहीं कर पा रहे हो, उस देश में आप कैसे सर्वाइव करोगे? आप 10 दिन के लिए लेट्स सपोज़ आप 10 दिन के विज़िट वीज़ा पे जा रहे हो। 10 दिन बिना बात करे गुज़ार लोगे वहाँ पे? किसी ना किसी से तो बात करोगे, रेस्टोरेंट में खाना खाने जाओगे तो ऑर्डर दोगे, कुछ तो बात करोगे उससे। सही बात है। तो भाई
पॉडकास्ट का एंड करते हैं। एंड बिल्कुल। बहुत आज आपने बहुत अच्छी-अच्छी वैल्यूज़ दी। स्टूडेंट वीज़ाज़ के ऊपर जो भी डाउट्स थे लोगों को क्लियर हुआ होगा, और जो वर्क वीज़ा के लिए स्कैम्स जो हो रहे हैं और डोंकी रूट जो नो कर रहे हैं, इलीगल मेथड से जा रहे हैं, उसके बारे में अपन ने काफ़ी ज़्यादा डिस्कस किया। तो आई होप इस पॉडकास्ट के थ्रू कुछ लोगों को तो समझ आया कि डोंकी रूट या इलीगल मेथड से नहीं होप जाना सो। चाहिए। हाँ, सही बात। और कैसे कैसे आपकी कंपनीज़ के ऑफर लेटर को या स्टूडेंट जो जा रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ को कैसे वेरीफाई करें, बहुत सारे डाउट्स क्लियर होंगे। सो थैंक यू सो मच हरप्रीत भाई, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन थैंक देने यू। के लिए हमारे पॉडकास्ट पे। तो भाई एक बार आप अपना बता दीजिए कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन का नाम वापस एक बार। हमारे ऑर्गेनाइजेशन का नाम हबीट इमिग्रेशन प्राइवेट लिमिटेड है। हम नेहरू प्लेस में न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। हुँ, हुँ, हुँ। कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैं आपको भेज दूँगा। हाँ, मेरे को आप कॉन्टैक्ट डिटेल दे देना, मैं आपका डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। सो थैंक यू सो मच भाई। थैंक यू भाई। नमस्कार। तो चलो इस पॉडकास्ट का एंड करते हैं। एंड ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, और जो भी स्टूडेंट्स बाहर की यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ना चाहते हैं या जो वर्किंग प्रोफेशनल है बाहर कंट्रीज में जाके जॉब करना चाहते हैं, उनके साथ शेयर करना। और मैं इस पॉडकास्ट के रील्स छोटे-छोटे फॉर्म में अपने रील्स बना के इंस्टाग्राम हैंडल पे भी डालता हूँ, जो मैं यहाँ पे आपको लिंक डाल दूँगा। तो आप वहाँ पे जाके फॉलो कर लेना, जिससे आपको कम टाइम में ज़्यादा वैल्यू मिल जाएगी। और प्लीज़ इस चैनल को जाके सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप जब सब्सक्राइब करोगे तो चैनल ग्रो होगा, और चैनल ग्रो होगा तो हम आपके लिए और भी बेहतर वैल्यू दे पाएँगे। टिल देन बाय बाय।